हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी गेटवे। सेवन्थ क्लास की हिस्ट्री से आज हम चैप्टर सेकंड करने वाले हैं, जो कि है किंग्स एंड किंगडम्स। इस चैप्टर में हम जो नई राजा बने, उनके राज्य बने, उनके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। मैनी न्यू डायनेस्टीज एमर्ज्ड आफ्टर द सेवन्थ सेंचुरी। सेवन्थ सेंचुरी के बाद बहुत सारी डायनेस्टीज हैं जो एमर्ज होनी शुरू हुई। मैप फर्स्ट शोज द मेजर रूलिंग डायनेस्टीज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट बिटवीन द सेवन्थ एंड ट्वेल्थ सेंचुरीज। अब ये जो मैप फर्स्ट है, इसमें क्या क्या कह रहे हैं कि वो डायनेस्टीज जिन्होंने मेजरली रूल किया इस सब कॉन्टिनेंट में, कब तक, सेवन्थ से लेकर ट्वेल्थ सेंचुरी तक। ये देखिए, ये कुछ डायनेस्टीज़ का रूल जो ज़्यादा डोमिनेटिंग रही हैं। ठीक है, ये कुछ इलाके दिखा रखे हैं यहाँ पे, ये मेजरली आपको दिख रहा होगा। इनके बारे में आज हम आगे पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट क्या है, द इमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज़, कि अब ये जो नई नई डायनेस्टीज़ हुई हैं, इनकी शुरुआत कैसे हुई, इनकी इमर्जेंस कैसे हुई। ओके, बाय द सेवन्थ सेंचुरी देयर वर बिग लैंडलॉर्ड्स और वॉरियर चीफ्स इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। इस सब कॉन्टिनेंट में बहुत बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स और कुछ वॉरियर चीफ्स रहे। ठीक है, अलग अलग रीजन्स में। एग्जिस्टिंग किंग्स ऑफन एक्नॉलेज्ड देम एज देयर सबऑर्डिनेट्स और समंतास। अब ये जो वॉरियर चीफ्स हैं, इनको जो किंग्स हैं वो कैसे एक्नॉलेज करते थे कि जैसे वो उनको सबऑर्डिनेट्स करते हों, उनका साथ देते हों, उनको समंताज भी बोला जाता था। दे वर एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग गिफ्ट्स फॉर देयर किंग्स और ओवरलॉर्ड्स, बी प्रेजेंट एट देयर कोर्ट्स एंड प्रोवाइड देम विद द मिलिट्री सपोर्ट्स। अब ये जो समंताज हैं, इनसे क्या एक्सपेक्टेशन होती थी किंग्स की, कि वो क्या लाएं उनके लिए, उपहार लेकर आएँ। ठीक है, और मिलिट्री सपोर्ट भी दें उनको, और उनके कोर्ट में भी उनको सपोर्ट दें। As Samantas gained power and wealth, they declared themselves to be महासमंता। अब यही जो समंतास थे, अब इन्होंने, जब इनके पास पावर और वेल्थ हो गई, तब इन्होंने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया महासमंता। ओके, एक और टर्म है महामंडलेश्वरा, द ग्रेट लॉर्ड ऑफ सर्कल और रीजन, यानी उस पर्टिकुलर रीजन का, उस क्षेत्र का जो लॉर्ड हो, उसको महामंडलेश्वरा बोला जाता था। समटाइम्स दे असर्टेड देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम देयर ओवरलॉर्ड्स। कई बार क्या हुआ, ये जो चीफ्स थे या ये जो समंतास थे, ये अपने आप को आज़ाद घोषित कर देते थे। और किससे करते थे, जो इनके ओवरलॉर्ड्स होते थे, यानी जिन किंग की सपोर्ट ये करते थे, अब उनसे भी अपने आप को इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देते थे। ठीक है, अपने आप को पावरफुल बना लेते थे। ऐसे ही आगे एक एग्जाम्पल है, वन सच इंस्टेंस वॉज दैट ऑफ द राष्ट्रकूटाज इन डेक्कन। डेक्कन वाले पार्ट में राष्ट्रकूटाज का एक ऐसा ही एग्जाम्पल देखने को मिलता है। इनिशियली दे वर सबऑर्डिनेट टू द चालुक्याज ऑफ कर्नाटका। कर्नाटका के जो चालुक्याज थे, ठीक है, इनिशियली ये राष्ट्रकूटाज उनके सबऑर्डिनेट थे। इन मिड एट्थ सेंचुरी, अब मिड एट्थ सेंचुरी में हुआ क्या, जो दंती दुर्ग था, ये राष्ट्रकूटाज का था दंती दुर्ग, overthrew his चालुका overlord and performed a ritual called हिरण्यगर्भा। अब इन्होंने क्या किया, चालुक्य के सबऑर्डिनेट थे ये, लेकिन चालुक्यास को इन्होंने ओवरथ्रोन कर दिया। ओके, और एक रिचुअल है हिरण्यगर्भा, जिसका मतलब क्या होता है, लिटरली द गोल्डन वॉम। ये एक रिचुअल है। ओके, माना जाता है ये ऐसा रिचुअल था कि जो इस रिचुअल को परफॉर्म करता है उसका रीबर्थ होता है। ओके, जो सेक्रीफाइसर है उसको क्षत्रिय का रीबर्थ होता है। ऐसे ही इन्होंने अपने आप को उनसे पावरफुल अनाउंस कर दिया, इंडिपेंडेंस ये अपने आप को डिक्लेयर करना शुरू कर गए। कौन, राष्ट्रकूटास। इन अदर केसेस men from enterprising families used their military skills to carve out kingdoms। कई केसेस में ऐसा भी देखने को मिला है कि जो कई लोग थे, कई ऐसे परिवार थे जिन्होंने अपनी मिलिट्री स्किल्स को इम्प्रूव करके, यूज़ करके उन्होंने अपना एक राज्य बनाना शुरू कर दिया। फॉर इंस्टेंस द कदम्बा मयूर शर्मन एंड द गुर्जर प्रतिहारा हरिचंद्र वर ब्राह्मण्स। अब ये जो नाम यहाँ पे दिए गए हैं, ये ब्राह्मण्स थे, बट इन्होंने क्या किया, हु गेव अप देयर ट्रेडिशनल प्रोफेशंस। अब इन्होंने अपना जो ब्राह्मण्स का अपना ट्रेडिशनल प्रोफेशन होता है उसको त्याग दिया। अब क्या किया, एंड टुक टू आर्म्स सक्सेसफुली एस्टेब्लिशिंग किंगडम्स इन कर्नाटका एंड राजस्थान रिस्पेक्टिवली। अब इन्होंने कर्नाटक और राजस्थान में अपनी जो मिलिट्री स्किल थी, है ना,
उसको यूज़ करके वहाँ पे इन्होंने अपनी किंगडम बना ली। इन्होंने ब्राह्मण्स वाला जो अपना पेशा था उसको त्याग दिया। अब ये मिलिट्री स्किल्स को इम्प्रूव करके यूज़ करके इन्होंने अपना एक किंगडम वहाँ पे सेटअप कर लिया। एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम्स, अब ये जो राज्य नए बने थे, अब इनमें प्रशासन कैसा था, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था, अब उसके बारे में पढ़ेंगे। मैनी ऑफ दीज न्यू किंग्स अडॉप्टेड हाई साउंडिंग टाइटल्स सच एज महाराजा धीराज, ग्रेट किंग, ओवरलॉर्ड ऑफ किंग्स। कई ऐसे राजा थे नए जिन्होंने अपने आप को महान घोषित किया, ओके, और अपने आप को टाइटल दिया महाराजा धीराज, जिसका मतलब होता है महान राजा, राजाओं का भी राजा। थिरुभवन चक्रवर्तिन, लॉर्ड ऑफ द थ्री वर्ल्ड, अब ये भी एक टाइटल है जिसका मतलब है तीनों लोकों का स्वामी। हाउएवर इन स्पाइट ऑफ सच क्लेम्स they often shared power with their samantas as well as with association of peasant, trader and brahmans। अब ये जो न्यू किंग्स थे जिन्होंने ये टाइटल अडॉप्टेड किए थे, अब ये अपनी पावर को भी शेयर करते रहे समांतास के साथ, जिनके बारे में हमने ऊपर पढ़ा है, और ये किनके साथ एसोसिएट रहते थे, पीजेंट्स के साथ, ट्रेडर्स के साथ और ब्राह्मण्स के साथ भी ये एसोसिएट रहने लगे थे। इन ईच ऑफ दीज स्टेट्स रिसोर्सेज वर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स, दैट इज पीजेंट्स, कैटल कीपर्स, आर्टिसंस हु वर ऑफन परसुएडेड और कंपेल्ड टू सरेंडर पार्ट ऑफ व्हाट दे प्रोड्यूस्ड। अब जो रिसोर्स था उस स्टेट को पर्टिकुलर कहाँ से मिलता था, प्रोड्यूसर से मिलता था। प्रोड्यूसर कौन थे, किसान थे, या फिर पशु जो पालते थे, कैटल कीपर हो गए, ठीक है, आर्टिसंस हो गए, वो यानी जो भी प्रोड्यूस करते थे उनको कंपेल किया जाता था कि वो अपने प्रोड्यूस को सरेंडर करें उन किंग्स को। ओके, समटाइम्स दीज वर क्लेम्ड एज रेंट ड्यू टू लॉर्ड हु असर्टेड दैट ही ओन्ड द लैंड। कई बार क्या होता था कि जो राजा होता था वो असर्ट करता था ऐसे कि ये लैंड मेरी है, इस पे आप कुछ भी प्रोड्यूस करो, ठीक है, मैं तो रेंट ले रहा हूँ, आप जो भी प्रोड्यूस करोगे जब वो मेरे को दोगे आप, वो मैं एज अ रेंट लूँगा आपसे। रेवेन्यू वॉज ऑल्सो कलेक्टेड फ्रॉम ट्रेडर्स, अब जो ये व्यापारी थे इनसे रेवेन्यू भी लेना शुरू हो गया था। ओके, ये रिसोर्स था राजा की वेल्थ को बढ़ाने का। ओके, यहाँ पे कुछ 400 टैक्सेस के बारे में कुछ बताया गया है। Okay, the inscription of the Cholas who ruled in Tamil Nadu refer to more than 400 terms for different kinds of taxes। यहाँ पे एक इंस्क्रिप्शन में बकायदा लिखा गया है, चोलास जो कि तमिलनाडु में रूल करते थे, उन्होंने मोर देन 400 टर्म्स यानी 400 से भी ज़्यादा टैक्सेस डिफरेंट डिफरेंट तरीके के वो लेते थे उस टाइम पे। द मोस्ट फ्रीक्वेंटली मैंशनड टैक्स इज़ वेटी, उनमें से सबसे ज़्यादा जो मेंशन किया गया वो कौन कौन सा है, वेटी है। दैट इज़ टेकन नॉट इन कैश, जो कैश में नहीं लिया जाता था। तो कैसे लिया जाता था, ये लेबर के रूप में लिया जाता था, बट इन द फॉर्म ऑफ फोर्स लेबर, एंड कदमई। और कदमई क्या होता था, ये एक लैंड रेवेन्यू था, ओके, जो लैंड पे लिया जाता था। देयर वर ऑल्सो टैक्सेस ऑन थैचिंग द हाउस, the use of ladder to climb palm trees, assess on succession to family property etc। इसके अलावा भी कौन कौन से टैक्सेस जो उस इंस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, जैसे थैचिंग ऑफ हाउस, मतलब कि घर बनाना, जो ड्राई वेजिटेशन होती है ना, घास फूस, उससे जब घर बनाया जाता है कॉटेज टाइप, तो उस पर भी टैक्स था। लैडर, पाम ट्रीज पे चढ़ने के लिए जो लेडर यूज़ की जाती थी उस पर भी टैक्स था। जैसे सक्सेशन दिखाना हो अपनी फैमिली प्रॉपर्टी पर, उस पर भी टैक्स आए। ऐसे डिफरेंट 400 से भी ज़्यादा टैक्सेस जो चोलाज ने लगाए हुए थे, ठीक है। These resources were used to finance the king's establishment as well as for the construction of temple and forts। अब ये जो resources जो इनको पैसा कहीं से भी मिल रहा था, ठीक है, अब ये किंग कहाँ उसको लगाते थे, कोई टेम्पल बनाना हो, कोई किलेबंदी करनी हो, ठीक है, कोई किला बनाना हो, कंस्ट्रक्शन के काम में अब इसको यूज़ करते थे। They were also used to fight wars which were in turn expected to lead to the acquisition of wealth in the form of plunder and access to land as well as trade route। अब ये क्या करते थे, लड़ाइयाँ भी लड़ते थे। उसे होता क्या था, अगर जहाँ पे लड़ाई लड़ी गई है, अगर उस लैंड को इन्होंने जीत लिया है, जीते हुए राज्य पर अब इनकी वेल्थ पर इनका अधिकार होता था। ओके, और क्या होता था, अब ये जो जीती गई लैंड है इस पे ट्रेड रूट्स पर भी इनका ये अधिकार हो जाता था, ठीक है। अब ये एक्सेस मिल जाता था इनको, उस जीते हुए राज्य पर जितना भी रिसोर्सेज थे सभी पे उनका राज हो जाता था। ओके, द फंक्शनरीज फॉर कलेक्टिंग रेवेन्यू वर जनरली रिक्रूटेड फ्रॉम इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज। अब ये जो कलेक्ट करते थे रेवेन्यू, अब इनका चयन कैसे होता था,
बड़ी बड़ी ये इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज होती थी, ठीक है, उनकी रिक्रूटमेंट होती थी एंड पोजीशंस वर ऑफन हेरिडिटरी। अब ये पीढ़ी दर पीढ़ी पोजीशंस चलती रहती थी। दिस वाज ट्रू अबाउट द आर्मी एज वेल। यही केस किस में भी होता था, आर्मी में भी होता था। ओके, इन मैनी केसेस क्लोज रिलेटिव्स ऑफ द किंग हेल्ड दीज पोजीशंस। अब ये जो पोजीशंस थी, अब ये किनको मिलती थी, जो राजा के ज़्यादा क्लोज रिलेटिव्स होते थे, रिश्तेदार होते थे, उनको ही ये पोजीशंस मिलती थी, रिवेन्यू कलेक्ट करने की हो चाहे चाहे आर्मी की हो। ओके, नेक्स्ट है प्रशस्तीज एंड लैंड ग्रांट्स। प्रशस्ति हमने प्रीवियस क्लास के जो चैप्टर्स थे 6 उसमें भी हमने पढ़ा था। ओके, अब इसमें भी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। प्रशस्तीज कंटेन डिटेल्स दैट मे नॉट बी लिटरली ट्रू। प्रशस्ति होता क्या था, कुछ डिटेल्स होती थी, ज़रूरी नहीं है कि वो सच ही हो, ठीक है। प्रशस्ति यानी किसी के तारीफ में या किसी के काम को जब बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता था, मेनली किनके, रूलर्स के। बट दे टेल अस हाउ रूलर्स वांटेड टू डिपिक्ट देमसेल्व्स एज वैलियंट विक्टोरियस वॉरियर। फॉर एग्जांपल, अब इसमें राजा के बारे में लिखा जाता था, ठीक है, ऐसे डिपिक्ट किया जाता था कि राजा क्या है, वैलियंट है, वॉरियर है, ठीक है, उसमें उसकी बड़ाई की जाती थी ज़्यादा। दीज वर कंपोज्ड बाय लर्नड ब्राह्मण्स। अब इन प्रशस्तिज को कौन लिखते थे, कौन कंपोज करते थे, ब्राह्मण्स करते थे। हु ओकेजनली हेल्प्ड इन द एडमिनिस्ट्रेशन, जो राजा की हेल्प भी करते थे प्रशासन चलाने में। यही क्या करते थे, राजा के बारे में प्रशस्तियां भी लिखते थे। ओके, लास्ट हमने क्लास 6 में प्रशस्ति के बारे में पढ़ा था। गुप्ता रूलर था जो समुद्रगुप्त, उनकी जो प्रशस्ति थी, ठीक है, उसके बारे में पढ़ा था। अब यहाँ पे जो प्रशस्ति के बारे में दिया गया है ये नागभट्ट के बारे में है। नागभट्ट कौन थे, ये प्रतिहार किंग थे, ठीक है। इसमें उनके बारे में बताया गया है कि कौन कौन से राज्य में उन्होंने कहाँ कहाँ पे अपना राज किया था, किसको हराया था। ओके, ये उनके बारे में है, नागभट्ट के बारे में, जो कि संस्कृत में है प्रशस्ति। और ये मिली कहाँ से थी, मध्य प्रदेश के ग्वालियर से ये मिली थी। ओके, किसके बारे में, नागभट्टा प्रतिहार किंग। आगे क्या कहता है, किंग्स ऑफन रिवार्डेड ब्राह्मण्स बाय ग्रांट्स ऑफ लैंड्स। अब ये जो ब्राह्मण्स प्रशस्तियां लिखते थे, अब राजा क्या करते थे, उनको रिवॉर्ड भी देते। रिवॉर्ड में क्या देते थे, लैंड देते थे। दीज वर रिकॉर्डेड ऑन कॉपर प्लेट्स विच वर गिवन टू दोज हु रिसीव द लैंड। अब ये कहाँ पे रिकॉर्ड होता था, कॉपर प्लेट्स पे रिकॉर्ड होता था, ठीक है, जिनको ये किनको दिया जाता था, ये ब्राह्मण्स को दिया जाता था, कॉपर प्लेट्स के ऊपर लिख के, ठीक है, जो क्या प्राप्त करते थे, लैंड। ये कॉपर प्लेट्स है, देखिए इसके ऊपर लिखा गया है। ओके, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है, ठीक है, ये चोलाज ने जो लैंड ग्रांट की थी, ठीक है, ये उसके बारे में यहाँ पे। अनयूजुअल फॉर 12th century was a long Sanskrit poem containing द हिस्ट्री ऑफ किंग्स हु रूल्ड ओवर कश्मीर। अब इसमें क्या कह रहे हैं, जो 12th century में कहते हैं एक संस्कृत पोइम है बहुत बड़ी, उसमें किसके बारे में लिखा गया है, उन राजाओं के बारे में लिखा गया है जिन्होंने कहाँ पे रूल किया, कश्मीर में रूल किया। इट वॉज कंपोज्ड बाय एन ऑथर, एक ऑथर है जिनका नाम क्या है, कलहन। ओके, कलहन के द्वारा एक कंपोज किया गया है पोइम, उसमें इन्होंने लिखा है, ही यूज्ड अ वेराइटी ऑफ सोर्सेज इंक्लूडिंग इंस्क्रिप्शंस, डॉक्यूमेंट, आई विटनेसेस, अकाउंट्स एंड अर्लियर हिस्ट्रीज टू राइट हिज अकाउंट। अब ये जो ऑथर है, इन्होंने इस सोर्स को कैसे लिखा, किस किस चीज़ की हेल्प ली, कुछ इंस्क्रिप्शंस उनको मिली या कोई डॉक्यूमेंट, या फिर आई विटनेसेस अकाउंट। आई विटनेसेस क्या होता है, जो देखे गए हों, ठीक है, उनसे इनको कोई डाटा मिला हो, या फिर अर्लियर हिस्ट्रीज हो। ऐसे ये सारा डेटा कलेक्ट करके ऐसे ही ये लिखते थे। Unlike writer of प्रशस्तिज, he was often critical about rulers and their policies. अब प्रशस्तिज में होता क्या था, ब्राह्मण्स जो कंपोज करते थे उनमें ज़्यादातर क्या होता था, राजाओं की तारीफें की जाती थी, उनको क्रिटिसाइज नहीं किया जाता था। ओके, लेकिन इनमें क्या था, अब राजा की कोई अगर रूल्स, कोई पॉलिसी सही नहीं है, उसको भी लिखा जाता था, ठीक है, इन्होंने लिखा है इसमें। ओके, आगे क्या कह रहा है, वॉरफेयर फॉर वेल्थ। You may have noticed that each of these ruling dynasties was based in a specific region. आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि ये जो डायनेस्टीज हैं, इन्होंने रूल एक स्पेसिफिक रीजन में किया है। ओके, एट द सेम टाइम दे ट्राई टू कंट्रोल अदर एरियाज, और इन्होंने क्या किया है, जो उनके आसपास के एरियाज हैं उनको भी जीतने का, उनको कंट्रोल करने का इन्होंने ट्राई किया है, ठीक है। कैसे करते थे, ओपनली क्या होता था, इनमें लड़ाइयाँ होती थी, ठीक है, बहुत सारी वॉर्स होती थी। वन पर्टिकुलरली प्राइज्ड एरिया वॉज द सिटी ऑफ कन्नौज इन द गंगा वैली। एक ऐसा ही एरिया है
कहाँ पे? कन्नौज, जो गंगा वैली का रीजन है। For centuries, rulers belonging to the Gujjar, Pratihara, Rashtrakuta and Pala dynasties fought for control over Kannauj. अब 3 डायनेस्टीज हैं, कौन कौन सी? गुज्जर, प्रतिहारा, राष्ट्रकूटा एंड पाल, यानी गुज्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल डायनेस्टीज। अब ये 3 डायनेस्टीज हैं, इनके बीच में लड़ाइयाँ होती थी, किसके लिए? कन्नौज को जीतने के लिए। बिकॉज देयर वर द 3 पार्टीज इन दिस लॉन्ग ड्रॉन कॉन्फ्लिक्ट। अब इसमें 3 पार्टीज हैं, इस कॉन्फ्लिक्ट में 3 पार्टीज हैं, इसलिए इसको और भी क्या बोला जाता था? ट्रिपरेटाइट स्ट्रगल। अब इसको ट्रिपरेटाइट स्ट्रगल भी एक टर्म इसके लिए यूज की गई है। ओके। Rulers also try to demonstrate their power and resources by building large temples. अब ये जो किंग्स हैं अपनी पावर को दिखाने के लिए ये क्या करते थे? बड़े बड़े टेम्पल्स भी बनाते थे, बहुत बड़े बड़े मंदिर बनाते थे। So when they attacked one another's kingdoms, they often chose to target temples which were sometimes extremely rich. अब जब इनमें लड़ाइयाँ होती थी, अटैक्स होते थे, तो ये क्या करते थे? दूसरे राज्य के ये जो बड़े बड़े टेम्पल्स थे इनको टारगेट करते थे, क्योंकि उसी से क्या थे? विच वर समटाइम्स एक्सट्रीमली रिच, जो ज़्यादा क्या होते थे? रिच होते थे। ओके। वन सच रूलर इज़ महमूद ऑफ गजनी, अफगानिस्तान। ये अफगानिस्तान के एक रूलर है महमूद ऑफ गजनी, गजनी के शासक, ठीक है। ही रेडेड द सब कॉन्टिनेंट 17 टाइम्स। अब कहते हैं, माना जाता है कि जो गजनी था उन्होंने कितनी बार हमला किया है इस सब कॉन्टिनेंट पे, इंडिया पे उन्होंने 17 टाइम्स कहते हैं उन्होंने अटैक किया। कब से कब तक? 1000 से लेकर 1025 तक, विद अ रिलीजियस मोटिव, यानी वो रिलीजियस मोटिव से ही आता था। हिज टारगेट्स वर वेल्दी टेम्पल्स इंक्लूडिंग दैट ऑफ सोमनाथ, गुजरात। इनका टारगेट क्या होता था? हर बार बड़े बड़े जो वेल्दी टेम्पल्स हैं, जैसे कि सोमनाथ का टेम्पल हो गया जो कि है गुजरात में। ओके। मच ऑफ द वेल्थ महमूद कैरिड अवे वॉज यूज टू क्रिएट अ स्प्लेंडेड कैपिटल सिटी एट गजनी। अब इन्होंने जो लूट के जो वेल्थ यहाँ से लेके जाते थे उसको क्या कहाँ पे यूज़ करते थे? ये गजनी सिटी का इन्होंने क्या किया था? बनाई थी इन्होंने, वहाँ पे ये उस लूटे हुए वेल्थ को लेकर जाते थे। ओके। Other kings who engaged in warfare include the Chahmans, later known as Chauhans. अब इनमें और भी दे रखे हैं राजा के एग्जाम्पल। एक थे चहमान, जिनको बाद में चौहान बोला गया, हु रूल्ड ओवर द रीजन अराउंड दिल्ली एंड अजमेर। अब इनका कहाँ कहाँ तक शासन था? दिल्ली के अराउंड और अजमेर जो कि राजस्थान में है, ठीक है, वहाँ पे इनका क्या था? शासन था। दे अटेम्प्टेड टू एक्सपेंड देयर कंट्रोल टू द वेस्ट। अब इन्होंने क्या किया? अपने कंट्रोल को कहाँ पे? वेस्ट में और ईस्ट में एक्सपेंड करने का ट्राई किया। ओके। वेयर दे वर अपोज्ड बाय द चालुक्याज ऑफ गुजरात एंड द गढ़वाल्स ऑफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। अब इनके अपोज कौन थे? चालुक्यास जो कि गुजरात में शासन कर रहे थे, और उत्तर प्रदेश में कौन थे? गढ़वाल्स थे। द चहमान्स रूलर वॉज पृथ्वीराज थर्ड who defeated a Turk ruler named Sultan Mahmud Gori in 1191 but lost to him the very next year 1192. अब इनमें चहमान्स में यानी चौहानों का एक राजा था पृथ्वीराज थर्ड, जिन्होंने कब से कब तक 1168 से लेकर 1192 तक क्या किया? रूल किया था। कहते हैं कि इन्होंने जो तुर्क का रूलर था, क्या नाम था? महमूद गोरी। ओके। गोरी को हराया था कब? 1191 की जो लड़ाई थी, ठीक है, इसमें पहले पृथ्वीराज थर्ड ने किसको हराया था? गौरी को हराया था। लेकिन अगले ही साल क्या हुआ? 1192 में गौरी ने पृथ्वीराज को हरा दिया। ओके। ये दो इनकी मेजर लड़ाई है, ठीक है। बैटल ऑफ तराइन भी इसको बोला जाता है। नेक्स्ट है क्लोजर लुक द चोलास। अब चोलास के बारे में हम पढ़ने वाले हैं आगे। फ्रॉम ओरियर टू थंजावुर। हाउ डिड द चोलाज राइज टू पावर? कैसे इन्होंने चोलाज ने जो अपनी पावर थी उसको राइज किया? अ माइनर चीफली फैमिली नोन एज द मुत्तारियर हेल्ड पावर इन द कावेरी डेल्टा। अब ये छोटी सी फैमिली से कहते हैं चीफ, ये बिलोंग करते थे, ठीक है, कावेरी डेल्टा के पास, ठीक है। यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर नाम यहाँ पे दिया गया है मुत्तारियर। दे वर सबॉर्डिनेट टू द पालवास ऑफ कांचीपुरम। ये किनके सबॉर्डिनेट थे? स्टार्टिंग में ये किनके थे? पल्लवास के थे, ठीक है। ये पल्लवा है, पल्लव जो राजा थे उनके सबॉर्डिनेट थे, जिनका शासन कंचीपुरम में था। विजयालय हु बिलोंग टू द एंशंट चीफली फैमिली ऑफ द चोलास। ये विजयालय जो कि चोला राज्य से संबंधित थे, कहाँ पे? उरियर में। कैप्चर्ड द डेल्टा फ्रॉम मुत्तारियर इन द मिडल ऑफ द 9th सेंचुरी। अब विजयालय ने क्या किया? इन्होंने 9th सेंचुरी में
जो डेल्टा वाला रीजन था मुत्तररियर से इन्होंने उसको कैप्चर कर लिया। ही बिल्ट द टाउन ऑफ थंजावुर एंड अ टेम्पल फॉर गॉडेस निशुम भसुंदिनी देयर। इन्होंने वहाँ पे क्या किया, थंजावुर एक टाउन बनाया, ठीक है, और एक टेम्पल बनाया किस देवी के लिए, निशुम बसुंदिनी, ठीक है, इन देवी के लिए टेम्पल बनाया। किन्होंने, चोलास का जो किंग था विजयालय। ये देखिए यहाँ पे साउथ इंडिया में ये इनका चोलास का ये सारा एरिया है, ओके, जहाँ पे इनका मेनली शासन चलता था। The successors of विजयालय conquered neighboring region and the kingdom grew in size and power। जो विजयालय के सक्सेसर्स रहे हैं, जो उनके बाद में जो राजा रहे हैं, उन्होंने भी उस पावर को मेंटेन रखा, ठीक है। उन्होंने अपनी जो नेबरिंग रीजन्स थे, जितने भी उनके पड़ोसी राज्य थे, उनमें भी अपना क्या किया, कंट्रोल करना शुरू किया, अपनी उसको राज्य को बढ़ाया। द पांड्यान एंड द पल्लवा टेरिटरीज टू द साउथ एंड नॉर्थ वर मेड पार्ट ऑफ दिस किंगडम। अब ये जो पांड्या थे और ये पल्लवास थे, इनकी भी कुछ टेरिटरीज जो साउथ में और नॉर्थ में थी, अब इन्होंने इनको भी अपने किंगडम में शामिल कर लिया। राजा फर्स्ट कंसिडर द मोस्ट पावरफुल चोला रूलर। अब चोलाओं का जो सबसे पावरफुल राजा माना जाता है, किसको माना जाता है, राजा फर्स्ट को माना जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। became king in 985 and expanded control over most of these areas। जिन्होंने कब शासन किया, 985 में इन्होंने अपना शासन किया और अपने जो कंट्रोल था, ठीक है, उसको एक्सपेंड किया, उसने अपने एरिया को बढ़ाया, अपने क्षेत्र को बढ़ाया। ही ऑल्सो रीऑर्गेनाइज्ड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर। उसने अपने जो प्रशासन था अपने राज्य का, उसको भी ऑर्गेनाइज किया, रीऑर्गेनाइज किया। राजा सन राजेंद्र फर्स्ट, अब इनका बेटा है राजेंद्र फर्स्ट, कंटिन्यू हिज पॉलिसीज एंड इवन इन्वेडेड द गंगा वैली। अब इन्होंने जो राजा की पॉलिसीज थी, राजेंद्र फर्स्ट ने उसको कंटिन्यू रखा, पॉलिसीज को मेंटेन करके रखा, और इन्होंने इन्वेड किया कहाँ पे, गंगा वैली पे भी अपना क्या किया, इन्वेड किया। और उसके अलावा कहाँ पे किया, श्रीलंका एंड कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया की जो कंट्रीज हैं, जैसे कि, ठीक है, जो कि जैसे श्रीलंका है, उन पे भी अपना क्या किया, एक्सपेंड किया इन्होंने अपने एरिया। इसको करने के लिए उन्होंने नेवी को डेवलप किया, डेवलपिंग अ नेवी फॉर दीज एक्सपेडिशंस, किन्होंने, राजेंद्र फर्स्ट ने किया, ओके। नेक्स्ट इज स्प्लेंडेड टेम्पल्स एंड ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स। अब यहाँ पे बड़े बड़े मंदिर जो आर्किटेक्चरल अगर व्यू से देखें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो भी चोलाओं ने बनाए, चोला जो शासन करते थे। और ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स भी, ठीक है, ब्रॉन्ज की मूर्तियाँ जिन्हें हम बोलते हैं, वो भी इन्होंने बनाई, ठीक है, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। द बिग टेम्पल्स ऑफ थंजावुर एंड गंगई कोंड चोलपुरम बिल्ट बाय राजा एंड राजेंद्र। अब कहते हैं जो टेम्पल कहाँ पे, थंजावुर में और गंगई कोंड चोलपुरम में जितने भी जो टेम्पल्स हैं बड़े बड़े, वो किन्होंने बनाए, चोला जो राजा थे, राजा राज और राजेंद्र जो उनके बेटे थे, ठीक है, उन्होंने बनवाए थे, जो कि आर्किटेक्चरल व्यू से और स्कल्पचरल मार्बल से बनाए जाते थे, ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे ये देखिए, द टेम्पल एट गंगई कोंड चोलपुरम, ठीक है, ये गंगई कोंडचोलपुरम में एक टेम्पल है। नोटिस द वे इन विच द रूफ टेपर, ऑल्सो लुक एट द एलेबोरेटेड स्टोन स्कल्पचर्स यूज टू डेकोरेट द आउटर वॉल्स। अब ये देखिए कैसे ये टेपर है साइड से, ठीक है, कैसे ये साइड से टेपर है, और ये मार्बल की किस तरीके से इन्होंने कटिंग करके डेकोरेट करके इसको बनाया हुआ है, ओके। चोला टेम्पल्स ऑफन बिकेम द न्यूक्लाई ऑफ सेटलमेंट्स विच ग्रू अराउंड देम। अब ये चोला के जो टेम्पल्स माने जाते हैं कि इतने इंपॉर्टेंट, इतने सुंदर इन्होंने बनाए थे कि उसके आसपास सेटलमेंट्स होनी शुरू हो गई थी, ओके। दीज वर सेंटर्स ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शंस। अब ये किसका एक केंद्र बन गया था, क्राफ्ट प्रोडक्शन का एक केंद्र बन गया था, कला का। टेम्पल्स वर ऑल्सो एंडोर्ड विद लैंड बाय रूलर्स एज वेल एज बाय अदर्स। अब इन टेम्पल्स को कहीं क्या देते थे, दान में लैंड भी दे देते थे, ठीक है, जिनमें राजा शामिल होते थे, और कहीं बड़े बड़े और भी कई लोग जो टेम्पल को क्या देते थे, लैंड दे देते थे। द प्रोड्यूस ऑफ दिस लैंड वेंट इनटू मेंटेनिंग ऑल द स्पेशलिस्ट हु वर्कड एट द टेम्पल एंड वेरी ऑफन लिव्ड नियर इट। अब ये जो लैंड होती थी जो दान में दी गई है टेम्पल को, उस पर जो भी प्रोड्यूस होता था उसको कैसे किन चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता था, जैसे जो वर्कर वहाँ पे टेम्पल में मेंटेनिंग करने के लिए जितना भी काम कर रहे हैं, ठीक है, वो वहाँ पे रहते थे, जो उनके मेंटेनिंग के लिए उसको एज अ रिसोर्स यूज़ करने लगे, ठीक है। जैसे कि प्रीस्ट रहते थे, पुजारी, गार्लैंड मेकर जो मालाएं बनाते थे, कुक्स जो कि भोजन बनाते थे, स्वीपर्स सफाई करने वाले, मजिशियंस हो गए, डांसर्स हो गए, ठीक है।
इन अदर वर्ड्स टेम्पल्स वर नॉट ओनली प्लेसेस ऑफ वर्शिप, अगर हम अलग शब्दों में कहें तो जो मंदिर थे ये सिर्फ पूजा के लिए पूजा का स्थान नहीं था, ये और भी क्या था, अगर हम इकोनॉमिक व्यू से देखें, पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, उसके लिए भी ये महत्वपूर्ण था, सामाजिक रूप से भी था, कल्चरल जो लाइफ थी उसके लिए भी इम्पोर्टेंट हो गए थे ये टेम्पल्स जो चोला एम्पायर ने बनाए थे। Amongst the craft associated with temples, the making of bronze image was the most distinctive। अब ये जो चोलाओं की सबसे महत्वपूर्ण क्राफ्ट मानी जाती है, ब्रॉन्ज इमेजेस मानी जाती है, ठीक है, ब्रॉन्ज से जो बनाई जाती थी। चोला ब्रॉन्ज इमेजेस आर कंसीडर्ड अमंगेस्ट द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड। संसार में, इस वर्ल्ड में सबसे फाइनेस्ट जो मानी गई है वो चोलाओं की मानी गई है। While most images were of deities, sometimes images were made of devotees as well। ये मोस्टली किनकी बनाई जाती थी, डेटीज की बनाई जाती थी, देवी देवताओं की, और कहीं कहीं पर जो इमेजेस बनाई गई हैं ब्रोंज की वो डिवोटीज की भी हैं, ठीक है। आगे क्या कहता है, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। अब आगे खेती बाड़ी जो चोलाओं के शासन में की जाती थी, ठीक है, उसमें सिंचाई, जो इरिगेशन किसको बोलते हैं, सिंचाई, खेतों में पानी देना, ठीक है, तो उसका मेंटेनेंस कैसे था। Many of the achievements of the Cholas were made possible through new developments in agriculture। अब जो इनकी मेन कई सारी अचीवमेंट्स हैं चोलाओं की, वो किस में, एग्रीकल्चर के वजह से, जो खेती बाड़ी में जो इनका विकास हुआ उसकी वजह से भी था। लुक एट मैप सेकंड अगेन, नोटिस दैट द रिवर कावेरी ब्रांचेज ऑफ इनटू सेवरल स्मॉल चैनल्स बिफोर एम्पटिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल। अब ये कहते हैं मैप सेकंड में अगर आप ध्यान से देखो तो कावेरी जो रिवर है उसकी कई सारी ब्रांचेज निकलती हैं छोटी छोटी, ठीक है, जो क्या करती हैं, ये जब कावेरी बे ऑफ बंगाल में गिरती है उससे पहले ही स्मॉल स्मॉल चैनल्स वहाँ पे बनने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। दीज चैनल्स ओवरफ्लो फ्रीक्वेंटली डिपॉजिटिंग फर्टाइल सॉइल ऑन देयर बैंक्स। अब ये जो छोटी छोटी कैनल्स बन गई हैं, ठीक है, जो ये रिवर की चैनल्स बनी, ये ओवरफ्लो हो जाती हैं और ये क्या करती हैं, फर्टाइल सॉइल बनाती हैं वहाँ पे अपने जो किनारे हैं इनके। वाटर फ्रॉम द चैनल्स ऑल्सो प्रोवाइड द नेसेसरी मॉइस्चर फॉर एग्रीकल्चर। अब इससे होता क्या है, जो मॉइस्चर है एग्रीकल्चर के लिए वो प्रोवाइड करती हैं ये, पर्टिकुलरली द कल्टिवेशन ऑफ राइस। यहाँ पे जो मेन फसल जो बोली गई है वो कौन सी है, राइस है, धान की खेती जिसको बोला जाता है। ओके, कहाँ पे, चोलास का जो एरिया था। Although agriculture had developed earlier in other parts of तमिलनाडु, एग्रीकल्चर और कहाँ पे डेवलप हुई, तमिलनाडु के कई पार्ट्स में भी डेवलप हुई। इट वॉज ओनली फ्रॉम द 5th और 6th सेंचुरी। कहाँ, कब से कब तक, 5th सेंचुरी से 6th सेंचुरी के बीच का, ठीक है, वहाँ पे ये डेवलप हुई खेती बाड़ी। सेंचुरी दैट इज दिस एरिया वॉज ओपनड अप फॉर लार्ज स्केल कल्टिवेशन, फॉरेस्ट हैड टू बी क्लियर्ड इन सम रीजन्स। अब कल्टिवेशन के लिए हुआ क्या, जो जंगल है उसको भारी मात्रा में क्लियर करना शुरू हो गया, किसके लिए, खेती करने के लिए। लैंड हैड टू बी लेवल्ड इन अदर एरियाज, लैंड को लेवल्ड किया गया। इन द डेल्टा रीजन एम्बैंकमेंट्स हैड टू बी बिल्ट टू प्रिवेंट फ्लडिंग एंड कैनल्स हैड टू बी कंस्ट्रक्टेड टू कैरी वाटर टू द फील्ड्स। अब खेतों में पानी लगाने के लिए इन्होंने क्या किया, नहरें निकाली, ठीक है, फ्लड से बचने के लिए भी कुछ मेंटेन किया, कुछ ऐसा बनाया इन्होंने। ओके, इन मैनी एरियाज 2 क्रॉप वर ग्रोन इन अ ईयर। कहीं कहीं एरिया में तो क्या होता था, एक साल में 2 फसलें भी उगाई जाती थी, ठीक है। इन मैनी केसेस इट वॉज नेसेसरी टू वाटर क्रॉप आर्टिफिशियली। कहीं कहीं केसेस में क्या होता था कि आर्टिफिशियली भी वाटर दिया जाता था, किसको, क्रॉप्स को, ये नेसेसिटी होती थी। अ वेराइटी ऑफ मेथड्स वर यूज्ड फॉर इरिगेशन, बहुत सारे ऐसे मेथड थे जो यूज़ किए जाते थे सिंचाई के लिए। इन सम एरियाज वेल्स वर डग, कुओं की खुदाई हुई। इन अदर प्लेसेस ह्यूज टैंक्स वर कंस्ट्रक्टेड टू कलेक्ट रेन वाटर, बड़े बड़े टैंक्स बनाए गए जिनमें रेन वाटर को स्टोर किया जा सके, सो दैट कि क्रॉप्स को पानी दिया जा सके। रिमेंबर दैट इरीगेशन वर्क्स रिक्वायर प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग। अब ये जो इरीगेशन सिंचाई जो वर्क है इसके लिए प्लानिंग की ज़रूरत है, उसको प्रॉपर ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है, लेबर भी लगेगी, रिसोर्सेज भी होंगे, मेंटेन भी करना पड़ेगा काम को, ठीक है। और डिसाइडिंग ऑन हाउ वाटर इज टू बी शेयर्ड, कि कैसे उस वाटर को शेयर करना है, किस किस को कहाँ कहाँ रीजन में कितना कितना देना है। मोस्ट ऑफ द न्यू रूलर्स एज वेल एज पीपल लिविंग इन विलेजेस टुक एन एक्टिव इंटरेस्ट इन दीज एक्टिविटीज़। अब ये जो कार्य है इतने मेंटेन करना, प्लान करना, ठीक है, रिसोर्सेज को शेयर करना, अब इनमें कौन इंटरेस्ट लेते थे, लोग लेते थे जो वहाँ पे नियर बाई विलेजेस में रहते थे, ठीक है। इन एक्टिविटीज़ में वो इंटरेस्ट लेना शुरू कर गए थे।
अब नेक्स्ट क्या है, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर। अब ये जो एम्पायर है इसका प्रशासन कैसे चलता था, उसको ऑर्गेनाइज कैसे करते थे ये, अब इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। सेटलमेंट्स ऑफ पीजेंट्स, जैसे जैसे वहाँ पे एग्रीकल्चरल वर्क हुआ, ठीक है, वहाँ पे सेटलमेंट्स होनी शुरू हो गई, किसान आकर बसने लगे, जिनको क्या बोला जाता था, उर बोला जाता। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। जो पीजेंट्स आकर बसते थे, वहाँ पे सेटलमेंट हुई थी, उनको क्या बोला जाता था, उर बोला जाता था। बिकेम प्रॉस्पिरस विद द स्प्रेड ऑफ इरीगेशन एग्रीकल्चर, ठीक है, इरीगेशन होने की वजह से खेती बाड़ी शुरू हुई, प्रॉस्पिरस हुई, जिसकी वजह से वहाँ पे किसान आकर बसने लगे, जिनको उर बोला गया। ग्रुप्स ऑफ सच विलेजेस फॉर्म्ड लार्ज यूनिट्स। अब यहाँ पे जो किसान बसे हैं उनसे गांव बने, ठीक है। अब गांव के भी ग्रुप्स बने, अब एक यूनिट बन गई। ये जितने भी ये विलेजेस हैं इनके ग्रुप्स बन के एक लार्ज यूनिट बनी, जिसको बोला गया नाडू, ठीक है। नाडू बेसिकली हुआ क्या, ग्रुप ऑफ villages. Okay, the village council and the nadu performed several administrative functions. अब यही नाडू बहुत सारे functions जो प्रशासन के थे वो देखने लग गए। कौन कौन से, जैसे कि जस्टिस प्रोवाइड करवाना, किसी के साथ गलत हुआ है, ठीक है, उसको प्रोवाइड करवाना, एंड कलेक्टिंग टैक्सेस, टैक्स को कलेक्ट करना, ये कौन करने लगे, नाडू करने लगे। ओके, नाडू क्या है, विलेजेस का ग्रुप से है, एक बड़ी यूनिट है। ओके, रिच पीजेंट्स एक्सरसाइज्ड considerable control over the affair of the Nadu under the supervision of the central Chola government. अब जो केंद्र सरकार थी चोला की, उसके अंडर जो नाडू थे, ठीक है, नाडुओं पर अब किन्हों ने सुपरविजन करना शुरू किया, जो अमीर कुछ पीजेंट्स थे, ठीक है, उन्होंने कंट्रोल किया किन पे, नाडूज के वर्क पे। ओके, द चोला किंग्स गेव सम रिच लैंड ओनर्स टाइटल्स। अब ये जो बड़े बड़े अमीर किसान हैं जो, इनको टाइटल्स देना शुरू किया। जो बड़े बड़े लैंड ओनर्स थे, जिनके पास ज़्यादा ज़मीन थी, ज़्यादा पैसा था, उनको टाइटल्स दिए। कौन कौन से, जैसे मोवेंदवेलन अ वेलन और पीजेंट सर्विंग 3 किंग्स, ठीक है, ऐसा पीजेंट जो किसको, 3 किंग्स को क्या कर रहा हो, सर्व कर रहा हो, अपनी सेवा में सेवा प्रदान कर रहा हो। अरियर ये एक वर्ड है, ये एक वर्ड है, ठीक है। ये किन के लिए, अरियर किसके लिए, चीफ्स के लिए, और मोवेंदवेलन ये पीजेंट्स के लिए यूज़ किया गया टाइटल था। एज मार्कर ऑफ रिस्पेक्ट एंड ट्रस्टेड दैम विद इंपॉर्टेंट ऑफिसेज ऑफ द स्टेट एट द सेंटर। अब हुआ क्या, अब इनको चोला गवर्नमेंट ने, ठीक है, टाइटल देने शुरू किए, उनको बताया कि आपको ये काम करना है, वहाँ पे इतना, ठीक है, आपको स्टेट में ये काम करना है, सेंटर में ये करना है। इनको बेसिकली इनको काम थमाए गए, ठीक है, टाइटल्स दिए गए इनको। ओके ओके, सो नेक्स्ट क्या है, वी हैव सीन दैट ब्राह्मण्स ऑफन रिसीव्ड लैंड ग्रांट्स और ब्रह्मदया। देखो, जो ब्राह्मण्स को लैंड दी जाती थी, दान में जो ज़मीन दी जाती थी, उसको बोला जाता था ब्रह्मदया, ठीक है। क्या बोला जाता था, ब्रह्मदया बोला जाता था। एज अ रिजल्ट अ लार्ज नंबर ऑफ ब्राह्मण सेटलमेंट्स इमर्ज्ड इन द कावेरी वैली एज इन अदर पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया। तो अब ये जो लैंड उनको गिफ्ट में मिलने लगी, इसकी वजह से हुआ क्या, कावेरी वैली का जो एरिया था, या फिर जो और भी पार्ट्स थे साउथ इंडिया में, वहाँ पे अब ब्राह्मण्स की परमानेंट सेटलमेंट बढ़ने लग गई थी। ओके, यहाँ पे ऊपर अगर आप देखो टाइप ऑफ लैंड्स दे रखे हैं, ठीक है। ये चोला इंस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है कि कौन कौन सी कैटेगरी थी लैंड की। जैसे ये फर्स्ट कैटेगरी क्या है, वेलन वेगी। ये कौन थे, जो नॉन ब्राह्मण्स थे, जो उनको लैंड दी जाती थी, ये थी वेलन वेगी। और ब्रह्मदया अगेन जो ब्राह्मण्स को लैंड गिफ्ट में मिलती थी। उसके बाद है शालाभोग। शालाभोग किसके लिए थी, ये दी जाती थी स्कूल्स की मेंटेनेंस के लिए। ओके, देवदान दी जाती थी टेम्पल्स के लिए जो ज़मीन गिफ्ट करते थे। ओके, नेक्स्ट है पल्ली चछंदम, लैंड डोनेटेड टू जैना इंस्टीट्यूशंस। जो जैन धर्म वाले इंस्टीट्यूशंस थे, उनको ये लैंड क्या दी जाती थी, गिफ्ट में ये ज़मीन दी जाती थी, ठीक है। तो इनमें से बात यहाँ पे ब्रह्मदया की हुई है, जो कि ब्राह्मण्स को दी जाती थी उपहार के स्वरूप में, ठीक है। आगे क्या कहते हैं, ईच ब्रह्मदया वॉज लुक्ड आफ्टर बाय एन असेंबली और सभा ऑफ प्रोमिनेंट ब्राह्मण लैंड होल्डर्स। अब ये जो ब्रह्मदया है, इनके ऊपर कौन ध्यान रखता था, इनके ऊपर भी कोई ध्यान रखता था, जो प्रसिद्ध ब्राह्मण थे, जिनके पास ज़्यादा ज़्यादा ज़मीन थी, वो इनके ऊपर क्या रखते थे, नज़र रखते थे। ओके, these assemblies worked very efficiently. Their decisions were recorded in details in inscriptions. अब ये जो असेंबली है, ये बड़े अपने काम को एफिशिएंटली तरीके से करती थी, ठीक है, जिसके बारे में रिकॉर्डेड है कहाँ पे, इंस्क्रिप्शंस में, डिटेल्स में इनके जो डिसीजंस हैं वो
रिकॉर्ड हैं, ऑफन ऑन द स्टोन वॉल ऑफ टेम्पल्स, और कहाँ पे हैं, जो मंदिरों की दीवारें हैं, ठीक है, पत्थरों पर उकेरे जाते थे। एसोसिएशंस ऑफ ट्रेडर्स नोन एज नगरम्स ऑल्सो ओकेजनली परफॉर्म्ड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस इन टाउन्स। इनके अलावा और कौन होते थे, जो ट्रेडर्स की एसोसिएशंस होती थी, ठीक है, जिन्हें नगरम बोला जाता था। ये वर्ड किसके लिए है, ट्रेडर्स के लिए है। जो ट्रेडर्स की एसोसिएशन बनी थी उसे नगरम बोला गया। ये भी जो प्रशासन के कई सारे काम थे उनको परफॉर्म करते थे। ओके, इंस्क्रिप्शंस फ्रॉम उत्तर मैरूर इन चिंगलपोट डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु। अब ये जगह है तमिलनाडु में कहीं पे, ठीक है, वहाँ पे इंस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है, प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ द वे इन विच द सभा वॉज ऑर्गेनाइज्ड। अब सभा को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता था उसके बारे में इंस्क्रिप्शन में डिटेल में पता चलता है। द सभा हैड सेपरेट कमेटीज टू लुक आफ्टर इरिगेशन वर्क्स, गार्डन्स, टेम्पल्स एक्सेट्रा। अब ये जो सभा थी, ये इसमें सेपरेटेड कमेटीज बना रखी थी जो अलग अलग कार्यों पे अपना रखते थे ध्यान, ठीक है, जैसे इरिगेशन, सिंचाई का काम हो गया, गार्डन्स का हो गया, टेम्पल्स का जितना भी मेंटेनेंस है, ठीक है, ये अलग अलग यहाँ पे कमेटीज बनाई गई थी। तो इनका चयन कैसे होता था, नेम ऑफ दोज एलिजिबल टू बी मेंबर्स ऑफ दीज कमेटीज वर रिटन ऑन स्मॉल टिकट्स ऑफ पाम लीफ। अब इनके जो मेंबर होते थे, ठीक है, अब ये जो सभा बनी है इनमें मेंबर्स का इलेक्शन कैसे होता था, जो भी एलिजिबल होते थे उनके नाम लिख दिए जाते थे पाम लीफ के छोटे छोटे टुकड़े बनाकर, उन पे चिट्स बना ली जाती थी। अब इनको क्या किया जाता था, दीज टिकट्स वर पुट इनटू एन earthenware pot from which a young boy was asked to take out the tickets one by one for each committee। अब इन सारी चिट्स को कहाँ पे इकट्ठा रखा जाता था, एक मिट्टी के बर्तन में रखा जाता था, और जो माना जाता है कि जो यंग बॉय होता था, ठीक है, ओपनली उसको बोला जाता था कि वो वन बाय वन करके वहाँ से टिकट्स को निकाले। तो जिसका भी नाम आता था, जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स होते थे, ठीक है, तो उनको इलेक्ट कर लिया जाता था इस कमेटी में। ओके, तो यहीं पे आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको हर एक पॉइंट अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।